then implementation and regulation of the ancient monuments and archaeological sites and remains act, ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही ASI काम करता है, ठीक। दिस एक्ट इज इम्पोर्टेंट। द एंटीक एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट, ये दो एक्ट है, इनको जरा ध्यान रखना, ये दो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 और द एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट, ठीक, 1972। किसी की आवाज आ रही है कि कोई जैसे अपनी बाइक पर है? कौन ऐसा स्टूडेंट है जो बाइक पर है और यहाँ पर डिस्टरबेंस हो रहा है? कैमरा ऑन करवा लो सर। ओके, नाउ सी, ये आपको अबाउट अस में जो एक्टिविटी हमने दिखा रहे हैं ना, तो इसको आपको लिख लेना है, इसको यस सर, लिख लेना है, कॉपी पेस्ट करके रख लो या लिख लो, ये इम्पोर्टेंट, ठीक। क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपके लिए। ओवरव्यू जो बताया वो इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं पूछूं व्हाट इज ASI तो ओवरव्यू से लिख सकते हो। अगर आपको पूछूं ASI करता क्या एक्टिविटीज है तो एक्टिविटी ये सामने आ गई। और अगर हमने पूछा कि हिस्ट्री क्या है ASI की, ये 2-4 क्वेश्चन बनेंगे बस, ठीक है ना। हिस्ट्री क्या और सर इसका ये भी बन जाएगा सर, इसका टूरिज्म में रोल क्या है, टूरिज्म में रोल क्या है इसका, तो हिस्ट्री, हाँ बिल्कुल ये एक क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो है कॉग्निटिव क्वेश्चन हो गया। उस दिन भी हमने हिस्ट्री डिस्कस कर ली थी, बट अगर दोबारा से थोड़ा बहुत और देखना हो तो अभी फास्ट रिकैप करके इसको देख सकते हैं हम। यस सर, श्योर। ये मैं उन बच्चों को एडमिट, नाउ सी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत कैसे होती जरा ये देखते हैं। इंडिया के आर्कियोलॉजिकल जो हिस्टोरिकल जो भी हमारा इंडिया का हेरिटेज था, इसको लेकर के 1784 कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है, ठीक है। यस सर। का काम था कि इंडिया के सारे आर्कियोलॉजिकल या एंटिक्विटीज हैं, खासकर एंटिक्विटीज देना, ये इसका मेन काम था। आर्कियोलॉजिकल चीजों में आर्किटेक्चर्स तो बहुत बाद की बात थे, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल थिंग्स तो बहुत बाद की बात थी। वो आर्कियोलॉजिकल थिंग्स जब जुड़ी जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना, लेकिन उससे पहले एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में काम करती थी, जिसका काम जितने भी एंटिक्विटीज हैं, ठीक है ना, बहुमूल्य ऐसे तमाम तरह के वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण था, उनको प्रिजर्व करना था, कंजर्व करने का काम था। 1784 कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी, इसको याद रखना। यहाँ से शुरुआत होती है आपकी ASI की। तो ASI पहले एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जाना जाता था, कलकत्ता में इसका हेड ऑफिस था, वहां से पूरे इंडिया के आर्टिफैक्ट्स इन सबको सहेजने का काम करता था, ठीक है। और इसको, और उस वक्त जो काम कर रहे थे इसमें जिन्होंने स्टार्ट किया था, ही वाज सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स स्टार्टेड एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। यस सर। बात फिर इसके बाद की हिस्ट्री में जाए, क्योंकि काफी लंबी है तो हम इसको शॉर्ट में करते जाएंगे, ठीक है ना। यस सर, मेन पॉइंट्स। इसी से जुड़ती हुई, इसी से सिमिलर सोसाइटी की ऑफिस यहाँ भी स्टार्ट हुए, बॉम्बे में और मुंबई और मद्रास में। एशियाटिक सोसाइटी ने काम करना शुरू किया 1804 और मद्रास में 1818। इसके बाद क्योंकि इस एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत इन्होंने काम क्या किया कि जितना भी कुछ इंडिया में खोज होती का काम, ये हिमांशु सत्संगी को म्यूट कर देना जरा। और कौन है? ओके, इसके बाद जो है सर आप भी कर सकते हैं म्यूट। ओके ओके, ठीक है मैं कर दूंगा।
The identification of Chandragupta Maurya with Strandrocotes of Greek historian by Jonas enables to fix a chronological origin of Indian history. चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास से एशियाटिक सोसाइटी को काफी हेल्प मिला। और इन सब के बारे में इन्हें कहाँ से पता चला? देखो, ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा रोल है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, ना कि इंडियन हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स का सबसे अहम रोल और बहुत बड़ा योगदान है। कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते तो हमें आज ना सिर्फ भारत को, कई देशों को उनके खुद के इतिहास का पता नहीं चल पाता। तो ब्रिटिशर्स ने एक तरफ हमारे कंट्री पर रूल किया, तो उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि मॉडर्न डेवलपमेंट के काम कहे जाते हैं। तो उसी में ये काम भी है कि ये लोग रिसर्चर होते थे। खास बात क्या थी? ये लोग रिसर्चर होते थे, रिसर्च भी करते थे, सर्वे करते थे, रिसर्च करते थे, फिर उसको लिखते थे और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में उसको लेकर के आते थे। तो एशियाटिक सोसाइटी का काम जब इन्होंने शुरू किया तो इंडिया में जितने भी इस तरह के खजाने मिलने शुरू हुए, ठीक है ना, आर्टिफैक्ट से रिलेटेड, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, तो इन सबको लिखने का काम भी इनका बहुत अहम है। अब इसको लिखने से पहले इन्हें खोज करनी है। खोज इनकी किससे होती थी? आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से होती थी, या आर्टिफैक्ट से होती थी, दुर्लभ वस्तुओं से होती थी। इन सब चीजों की जो खोज हुई है, तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? इसकी जानकारी ने पुराने, उससे भी पहले प्राचीन समय के, अगर इन्हें कोई लिखित में अवशेष मिल जाए, कोई लिखित में कुछ ऐसा मिल जाता है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल का लिखा हुआ इंडिका है, ठीक है ना, मैगस्थनीज ने बुक लिखी थी इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त काल के समय को सब उसने लिख करके दिया था। तो उस समय का जितना भी ये जो मतलब पहले से भी काफी कुछ लिखित में मिलता रहा है, ये बहुत बड़ा सोर्स रहा है इंडिया के इतिहास को जानने के लिए। चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट पे लिखा हुआ हो, चाहे वो रॉक एडिक्टेड हो, ठीक है, रॉक पे लिखा हुआ हो, पत्थरों पे लिखा हुआ हो, या फिर बाद के काल में जब कागज का आविष्कार हो गया तो कागज पे लिखा हो, जैसे कि मैगस्थनीज तक तो शायद कागज का आविष्कार या ताम्र पत्र पर हो सकता है, कागज नहीं था। लेकिन बाद के काल में जैसे कि ये होनसांग और ये फायान आते हैं यहाँ, हर्षवर्धन के काल में, और उसके बाद के कालों में तो ये शायद मिलता है कि हाँ, कागज का आविष्कार हो गया, तो कागज पर भी लिखा हुआ हमें काफी कुछ मिल जाता है। तो इनसे इतिहास का पता चला, पुरानी चीजें अवशेष मिले, इन दोनों का रिलेशन निकल के आया। इस तरह से जो भी कुछ निकला तो अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने इसको दोबारा से लिखा। तो ये काम एशियाटिक सोसाइटी करती थी। इसी काम को आगे जब बढ़ाया कि जब हमें जो है आर्कियोलॉजी की साइड मिलने लगी, तो इस काम को आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से बढ़ाया। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। आओ हिस्ट्री लंबी है, हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेके चलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये सामने अब आने वाली है, जेम्स प्रिंसिप की। किसकी? जेम्स प्रिंसिप। 1833 में जेम्स प्रिंसिप बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। ये एशियाटिक सोसाइटी के सेक्रेटरी बने। हिज मोस्ट इवेंटफुल अचीवमेंट इज द डिसिफरमेंट ऑफ द ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट बिटवीन 1834-1837। आपको याद होगा, मैंने एक स्टोरी बताई थी, ठीक है, हिस्ट्री चैनल में। जॉन प्रिंसिप का एक वीडियो भी है। और याद करो, जब मैं हिस्ट्री बता रहा था कुछ दिन पहले, लास्ट वीक, एएसआई के बारे में, कि जेम्स प्रिंसिप को लुम्बिनी में एक क्या मिला? पिलर। एक पिलर मिला, ठीक है। उस पिलर पर उसने कुछ लिखा देखा, तो वो जो लिखा देखा था, दैट इज, वो किस स्क्रिप्ट में था? ब्राह्मी एंड खरोष्टी। कौन सी लिपि? ब्राह्मी और खरोष्टी। उसमें दरअसल खरोष्टी में लिखा था। सबसे पुरानी लिपि आज तक हमारे जो खोज में आई है वो ब्राह्मी लिपि है। सिंधु काल में, सिंधु यानी कि सिंधु सभ्यता, यानी कि सिंधु सिविलाइजेशन के समय पर ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी, और उसी का आगे विकास हुआ तो अशोक काल में ये खरोष्टी लिपि थी। ठीक है ना? इन्हीं लिपियों से या इन्हीं भाषाओं से
ठीक है। ब्राह्मी के समय पर इंडिया में प्राकृत भाषा थी और खरोष्टी के समय पर भारत में पाली भाषा थी। तो प्राकृत और पाली के बाद ही भारत की कई भाषाओं का जन्म होता है। इसी पाली के बाद जो है द्रविड़ भाषा का जन्म होता है। इसी के बाद द्रविड़ भाषा के बाद संस्कृत भाषा का जन्म होता है। तो सभी भाषाओं का जन्म जो है हमारा प्राकृत और पाली का होता है। तो प्राकृत को लिखते थे ब्राह्मी लिपि में और पाली को किस में लिखते थे? खरोष्टी में। खरोष्टी में। अशोक काल में पाली का जितना भी कुछ काम था, बुद्ध ने जितना कुछ कहा वो पाली में कहा और महावीर स्वामी ने जितना कुछ कहा वो प्राकृत में कहा। महावीर स्वामी का जितना भी लिखा हुआ मिलेगा उनमें प्राकृत में मिलेगा और जो स्क्रिप्ट होगी या लिपि होगी ब्राह्मी होगी, जो जैन स्क्रिप्ट में मिलता है जैन स्क्रिप्ट में मिलेगा वो सारा आपका प्राकृत यानी कि ब्राह्मी लिपि में होगा इतिहास में। अब वो जो हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया वो अलग बात है, हिंदी या संस्कृत में, बट सबसे प्राचीन जो मनुस्क्रिप्ट मिलेंगी हमें वो ब्राह्मी लिपि में होगी यानी कि प्राकृत भाषा की होगी। और बुद्धिस्ट जितना भी लिटरेचर है वो आपको दो में मिलेगा। शुरुआत में ये बुद्ध से लेकर के अशोक काल तक ये सारा का सारा पाली में है। बुद्ध से लेकर के लगभग बुद्ध से 500 साल तक सारा कुछ पाली भाषा में मिलेगा, खरोष्टी में लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन 500 साल बाद बुद्धिस्ट का दूसरा लिटरेचर शुरू होता है, वो संस्कृत में स्टार्ट होता है। बुद्धिज्म का दूसरा लिटरेचर संस्कृत में शुरू होता है। इस तरह से बुद्धिस्ट लिटरेचर आपको दो भागों में मिलेगा, ये आपको पाली में भी मिलेगा और संस्कृत में भी मिलेगा। बुद्ध से 500 साल बाद तक पाली में यानी कि खरोष्टी लिपि में और उसके बाद का संस्कृत में। तो ये जो लिपि है खरोष्टी लिपि, ये कई लिपियों की भारत में जितनी भी तरह की भाषा है उनकी जननी है, ठीक है ना, ब्राह्मी और खरोष्टी। इस स्क्रिप्ट की जो खोज की थी वो किसने की थी? मॉडर्न समय पर, मॉडर्न टाइम में खोज की किसने? मिस्टर जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, आप इसका वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको मिल जाए तो, ठीक है, हिस्ट्री चैनल पे मिल जाएगा, ये नाम डाल के वीडियो देखना। तो ये कैसे खोज की मैंने आपको बताया कि उसे द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रियदर्शी विद अशोक एंड द कंटेम्पोररी किंग मेंशन्ड इन हिज रॉक एडिक्ट। रॉक एडिक्ट आ गया ना, लुम्बिनी में पाए जाने वाला एक ऐसा पिलर रॉक एडिक्ट enabled to fix a clear chronological benchmark for Indian history। तो भारत के इतिहास में ये जो रॉक एडिक्ट था, रॉक पे जो पत्थर पे लिखा हुआ ये सारा कुछ जो उसे मिला, खासकर उस पिलर पर स्टार्टिंग होती है। तो प्रिंसिप ने इसको समझने में 7 साल लगाए। कितने साल? 7 साल। 7 इयर्स डेली टाइम देता था। वो जो पिलर्स पे लिखा था उसने पहले उसको पेपर पे लिखा, पेपर पे एज इट इज उतार दिया उन फिगर्स को, और उसने रोज शाम को कुछ घंटे वो उसको समझने में बिताता था। तकरीबन 7-8 घंटे तक उसको देखता रहता था, समझने की कोशिश करता रहता था, पुरानी किताबों को लेता था, उससे समझता था। ऐसे तमाम तरह से समझते समझते उसको रीडिंग में आई। तो सबसे पहला श्रेय मॉडर्न टाइम में खरोष्टी यानी कि इन लिपियों को सबसे पहले समझने का श्रेय जिसको जाता है, ब्राह्मी खरोष्टी लिपि को, he is the person जेम्स प्रिंसेप in the वर्ल्ड में सबसे पहले भारत के इतिहास से संबंधित जो लिपि है इसको पढ़ने का श्रेय इनको जाता है। ठीक है, यस सर। यहाँ पर हमारे लिए अगर हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे पढ़ रहे, सॉरी ये ASI पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए इसके बारे में, इनके बारे में जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारी हिस्ट्री की इंडिया में शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई। क्योंकि उससे पहले अशोक और बुद्धा को किंवदंती माना जाता था। अशोक, बुद्धा, महावीर किंवदंती की किंवदंती है, ये कभी हुए नहीं होंगे, बट एक्चुअल में नीचे जमीन से निकली हुई चीजों ने वो उनको साबित करा कि ये है और इनके बारे में लिखा भी हुआ। बहुत बड़ा खजाना निकलने लग गया। इसके बाद तो फिर ये काफी इन्होंने काम आगे शुरू कर दिया। द एग्जीबिशन इन एट मणिकायला स्तूपा, बांग्लादेश के कोई स्तूप के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, एंड इन द साइट्स ऑफ इंडस यानी सिंधु घाटी की जो है साइट्स पर बहुत कुछ मिला। सिंधु घाटी के साइट पर ब्राह्मी में लिखा हुआ मिला। झेलम रीजन में जो है 1833-1834 के आसपास मिला झेलम, कश्मीर की तरफ। और रिवील्ड बुद्धिस्ट रिलेसेस वहां मिले। थ्रू कॉइन्स अ न्यू रूलिंग फैमिली द कुषाण वाज आइडेंटिफाइड। कुषाण के जो कुषाण वंश था उस काल के सिक्के प्राप्त हुए। ऐसी कुछ खोजें हैं जॉन प्रिंसिप के समय की जो उसने वहां पर देखी। फिर जॉन प्रिंसिप के बाद जिस व्यक्ति का नाम आता है, ठीक है, जॉन प्रिंसिप तक ये एशियाटिक सोसाइटी थी। क्या थी ये? एशियाटिक सोसाइटी। लेकिन जॉन प्रिंसिप के बाद
आफ्टर कनिंघम, ये इसके बाद जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ही इज लॉर्ड कनिंघम। लॉर्ड कनिंघम के आने के बाद ये हो गई ASI, ठीक है। तो लॉर्ड कनिंघम भी एशियाटिक सोसाइटी में ही थे और ये सपोर्ट करते थे किसको, जो इसके मेन ऑफिसर्स थे जैसे जॉन प्रिंसिप वगैरह, इनको सपोर्ट करते थे। जॉन, ये क्या नाम है, कनिंघम। कनिंघम उस वक्त सपोर्ट करते थे एशियाटिक सोसाइटी को, एक वर्कर थे, एक उसके एम्प्लॉय थे, ठीक है ना। एडवर्ड थॉमस इन द फील्ड ऑफ निमिस्टिक, कनिंघम हु हेल्प द प्रिंसिप इन द इन्वेस्टिगेशन ऑन द इंडो ग्रीक एंड इंडो सिथिक डायनेस्टीज एंड ऑल्सो एक्सप्लोर स्तूपास इन भीलसा, ठीक है। ये इनका एक्सप्लोर इन्होंने किया, उसके बारे में बताया जा रहा है। भीलसा में कुछ इन्होंने स्तूप, और वाल्टर इलॉइट हु फॉलोड द वर्क ऑफ कॉलिन मैकेंजी and copied nearly 595 inscriptions from Dharwar, Sonda and North Mysore. Also reconstruct dynasty, historic Chalukya and other South Indian dynasties through coins, ठीक है। Colonel Meadows Taylor who carried out extensive survey on the megalithic monuments of South India. तो ये सभी तरह की इंडिया की खोज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। पर अलेक्जेंडर कनिंघम, पूरा नाम इनका अलेक्जेंडर कनिंघम, अ सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफ द बंगाल इंजीनियर्स, बंगाल के जो इंजीनियर्स थे उसमें सेकंड लेफ्टिनेंट थे अलेक्जेंडर कनिंघम, हु इनिशियली असिस्टेड जेम्स रेसिप 1848 में, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। और सॉरी, अच्छा, इन्होंने प्लान बनाया 1848 में इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे का, कि हमें भारत में बहुत सारी चीज सर्वे करने की जरूरत है। ये लॉर्ड कनिंघम का एक प्लान बनाया इन्होंने 1848 में, एंड प्लेस इट बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये प्लान रखा, ठीक है। लेकिन उनको ऐसी कुछ खास सक्सेस नहीं मिली। ड्यूरिंग द सेम पीरियड मैनी इवेंटफुल डिसीजन वर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यूके की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी, इंडिया की एशियाटिक सोसाइटी थी, यूके की कौन सी सोसाइटी थी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, इंडिया की एशियाटिक सोसाइटी। इन्होंने मिलकर कोई डिसीजन लिए। अपॉन दीज रिकमेंडेशन, इन रिकमेंडेशन थे इंडियन गवर्नमेंट सैंक्शनड ए स्मॉल अमाउंट फॉर रिपेयर्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। तो ये इसकी हिस्ट्री है कि इसके लिए उन्होंने सरकार काम करती रही, आगे देती रही। और किसके लिए देते रही है? लॉर्ड हार्डिंग इनिशिएटेड a system approving proposals submitted by the individual based on their research and knowledge in Indian antiquities. Some of them were Markham Kitto for conducting operations in Bihar and Banaras, Major F. Mesley for drawing the antiquities. तो काफी लोग थे जो कि जिन्हें कई तरह के भारत की चीजें मिलती जा रही है और वहां पर वो लोग काम को फैलाते जा रहे हैं, उसकी रिकमेंडेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते जा रहे हैं, और उसके बाद उनको उसके बाद में परमिशंस और सहायता मिलती जा रही थी, हेल्प मिलती जा रही थी। 1861 की हिस्ट्री तो हम जानते हैं, 1861 से लेकर के 1901 की 1901 की ये हिस्ट्री दी जा रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। 1861 में इसकी स्थापना के बाद, अलेक्जेंडर कनिंघम के रिकमेंडेशन के बाद इसकी स्थापना होती है और तमाम तरह के काम भारत में शुरू हो जाते हैं आर्किटेक्चर के। और सबसे खास जो खोज थी, इन सारी खोजों में दो बड़ी खोज मैंने आपको बता दी। एक खोज थी दरअसल जो जेम्स प्रिंसिप को अशोक के एडिक्टेड जो रॉक पत्थरों पर लिखा हुआ बहुत कुछ मिला, पिलर से शुरुआत हुई। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे की सबसे ऐतिहासिक, इसके बाद की ऐतिहासिक खोज है इंडस वैली की खोज। इंडस वैली की जब खोज होती है तो इंडिया के कुछ लोग भी इसमें एज ए ऑफिसर्स आते हैं, तो उनका भी इसमें अहम रोल होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कैसे हुई थी पता है आपको? किसी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई है? सर ये पता है किसने की थी? ओजस्वी, कोई आइडिया है? कोई आइडिया है क्या ओजस्वी? ऑनेस्टली मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है।
चलो ठीक है, तो यहाँ पे सर साफ लिखा हुआ है। दयाराम साहनी ने की थी। हाँ किसने? सर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताओ। दयाराम साहनी। हाँ बिल्कुल, इसके बारे में सारा यहाँ आया दयाराम हुआ है। साहनी। हाँ, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी और एक और व्यक्ति थे, और एक इंग्लिश पर्सन थे। दरअसल बात ये थी, इसमें आप पढ़ लेना, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रेल लाइन बिछा रही थी, ठीक है ना, रेल लाइन बिछा रही थी सिंधु क्षेत्र की तरफ, यानी कि इंडस जो वैली है उधर रेल लाइन बिछा रही थी, जो आज का जो पाकिस्तान है और भारत है, लाहौर इधर के जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो रहा था। रेल लाइन बिछाने के लिए सामान की जरूरत पड़ती है, ईंटों की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर जो लोग काम कर रहे थे साइड पर रेलवे लाइन बिछाने का, तो वहां उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी ईंटें पड़ी हुई है। तो उन्होंने क्या किया कि वहां से बहुत सारी ईंटें ले लेकर के रेलवे लाइन पर लगाना शुरू कर दिया, और काफी ईंटें वहां से ला करके उन्होंने लगा दी थी। लेकिन अचानक एक अंग्रेज थे, उनका नाम यहाँ आ रहा होगा, वो उन्होंने जो है इसको देखा कि अरे ये ईंटों का तो कुछ और डिजाइन है, ये तो हमारे इंडिया में बनते नहीं। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट सारा काम करती थी, तो उसने पहचान कि ये इंडिया तो हम यहाँ बनाते नहीं, ईंटें तो ये ईंटें कहाँ की आ गई। तो उन्होंने उस जगह की खोज की कि जहाँ से ईंटें लाई गई थी। तो उन्होंने देखा कि जितने भी मजदूर थे और जो भी लोग काम कर रहे थे, जो उनको मैनेज कर रहे थे, वो सब लोग एक जगह थी जहाँ से ईंटें उखाड़ उखाड़ करके ला करके यहाँ लगा रहे थे। हम इंडियंस को उस बात की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आई, लेकिन ब्रिटिशर्स का उसने समझ लिया, क्योंकि आप जानते हो कि ये लोग खोज ही रहे हैं कि ये कुछ अलग चीज है, कोई अलग चीज है। तो उन्होंने उस काम को तुरंत रोका और उसकी खोज बैठाई गई। और जो उस वक्त की तत्काल उस वक्त के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स थे, उनके नाम यहाँ आ रहे होंगे, कुछ अंग्रेज थे और कुछ इंडियन नेम थे। इन्होंने उस काम को जो है उस जगह को जो है सर्वे करना शुरू किया, और उन्हें पता चला कि ये भारत की महान सभ्यता है, जो कि ओझल थी, जिसके बारे में हमें पता नहीं था, ठीक है, गुम थी। तो इसको खोजने का काम, यानी कि ये एक हमारे सामने आ पाई, इसकी पहचान हो पाई कि ये सिंधु सभ्यता है। तो इससे बहुत बहुत विशाल सभ्यता का पता चला, जो कि यहाँ सिंधु यानी कि आपके कश्मीर से लेकर, कश्मीर का ये जो सिंधु वाला क्षेत्र है, तो पाकिस्तान पंजाब से लेकर के गुजरात तक लगता है। तो इस पूरे इलाके की भारत के लिए दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी खोज हो पाई, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। सिविलाइजेशन का पता चला, और ये पता चला कि वो कितना प्लांट सिटी था, कितना बड़ा प्लांट सिटी था। वो ईंटें इतनी मजबूत थी कि रेलवे ने उसको रिकमेंड कर दिया अपने यहाँ लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही पता चला कि अरे ये तो किसी ऐसी जगह से लाई गई है कि जिसका तो इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, तो रेलवे ने वो काम स्टॉप कर दिया और उसको फिर सहेजना शुरू कर दिया, उसका कंजर्वेशन शुरू कर दिया। तो ये दो खोज बड़ी इंडिया की ऐसी हैं, जिसकी वजह से ये पता चला कि भारत का इतिहास यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ये सारी आपको बातें यहाँ पर आपको मिलेंगी, आप इसको पढ़ना। हिंदी वाले लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं इसको, हिंदी पे क्लिक करके, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है क्या कहते हैं एएसआई के बारे में इसका छोटा सा इतिहास था, जो हमने अभी सिर्फ कुछ बातों में समझा। बाकी पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। फिर आप देखो 24 सर्किल है, एएसआई 24 सर्किल में पूरा फैला हुआ है भारत में, और 3600 मॉन्यूमेंट को मैनेज करता है। कितने मॉन्यूमेंट्स? 3600। और किसके अकॉर्डिंग करता है? अकॉर्डिंग टू एंशिएंट मॉन्यूमेंट और रिमेन्स एक्ट 1958 और एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 2010। 2010 में भी एक एक्ट आया, और उसके बाद उसके अलावा एंटिकिटीज एंड आर्ट ट्रेजर, जितना भी हमारा कला का खजाना है, जितना भी हमारी एंटिकिटीज यानी कि ऐसी वास्तुकलाएं हैं जो दुर्लभ हैं, ठीक है ना, जो कभी आसानी से नहीं मिल सकती, इन पर भी हमारा एक्ट है। इसके अकॉर्डिंग एएसआई काम करता है। इन 3 एक्ट पर एएसआई काम करता है। 3600 मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है ना, पूरे इंडिया में। 24 सर्कल्स है, जिसमें आगरा एक सर्किल है, बनारस एक सर्किल है, कलकत्ता एक सर्किल है। ऐसे पूरा इंडिया जो है सर्कल्स में डिवाइडेड है। दिल्ली एक सर्किल है, ठीक है ना, इस तरह से। आज के लिए एएसआई में इतना ही।
कल मैं आपको इसका ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह की ट्रेनिंग देता है और इसमें कैरियर कैसे बनाया जा सकता है, ये जानना है। ओके सर, जानना है सर जरूर। चलो ठीक है, इसके बारे में कल सर जानना है। ठीक है, वी विल टेल दिस अबाउट टुमारो। सो लेट्स स्टार्ट हॉस्पिटल। ओके सर। हॉस्पिटलिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो जी सर। 40 मिनट क्लास हॉस्पिटलिटी करते हैं। अभी हमारे पास कितना टाइम बचा है यहाँ पर? 10:06 हो गई सर। है? 10:06 हो गए सर। वो तो टाइम हो गया है, मैं इसमें ये देखना चाह रहा था कि यहाँ अभी कितना अभी एक काम करते हैं कि इसे हम स्टॉप करते हैं। अभी मैं दोबारा अभी स्टॉप करता हूँ, फिर दोबारा कनेक्ट करेंगे तो नई क्लास की रिकॉर्डिंग अलग से करेंगे, ठीक है। यस सर, हाँ। ओके।